अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसूतुल्लाह खान। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम शो का आगाज़ किसी सियासी, नीम सियासी या स्लाइटली सियासी ख़बर से करें, लेकिन आज कुछ ऐसा ही है क्योंकि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, नाम तो आपने सुना ही होगा, कि वीज़ा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिस ने मुस्तरद कर दी है। नवाज़ शरीफ साहब, अगेन आपको अच्छी तरह से पता है, एक 6 महीने के विजिट वीज़ा पर यूके गए थे और जब वो एक्सपायर हो गया तो फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली यूके होम ऑफिस को कि हम मुझे एक एक्सटेंशन दी जाए ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। अब इससे ज़्यादा इस वक्त पर हमें नहीं पता, तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि या तो मैं इसी बात को 10 दफ़ा दोहराऊं जैसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ में करते हैं ताकि लगे कि मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, या तो फिर जिन साहब ने ये खबर दी है हम उनसे डायरेक्टली पूछ लें कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और वो है नन अदर दैन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब, जो अभी हमारे साथ मौजूद है। अजाई, काफ़ी तहलका मचा दिया है आपने पूरे पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप में, सब यही पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा। तो आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या हुआ है और अब नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस बची हैं। ज़रार भाई, बहुत शुक्रिया आपका और वसत साहब का भी। दरअसल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर 2019 में, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसके बाद हुकूमत ने उन्हें वन टाइम बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त दी थी, और उसकी एक पूरी डिटेल है जो सब रिकॉर्ड के ऊपर है। अब मामला ये हुआ कि मियां साहब वापस नहीं आए और मियां साहब के पास जो वीज़ा था, और आपको पता है कि अगर आपके पास विजिट वीज़ा हो, बेशक आप सरबराह ममलकत रहे हो, तो आप 6 माह से ज़्यादा बरतानिया में नहीं रह सकते। तो वो जो 6 माह का पीरियड है वो ख़त्म हो गया। और ना सिर्फ ये कि वो 6 माह का पीरियड ज़रार भाई ख़त्म हो गया, 16 फरवरी 2021 को, इस साल 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ की जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर कर गया है। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के पास एक ऑप्शन थी कि वो जो होम डिपार्टमेंट का इमिग्रेशन सेक्शन है उसको एक एप्लीकेशन दें और उनको कहें कि जी मैं हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर आया हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर दें, उसको एक्सटेंड कर दें। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले एक एप्लीकेशन दी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, चंद माह पहले एप्लीकेशन दी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। उस पर फैसला आया है और उन्होंने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है जो इन्होंने दरख्वास्त की थी कि हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर मेरा जो स्टे है वो यहाँ पे प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या करेंगे अगर ये मामला हो गया, क्या कल वो डिपोर्ट होकर चले जाएंगे? तो आंसर इज नो। इस वक्त दो ऑप्शंस हैं उनके पास। एक तो ऑप्शन ये है कानून के मुताबिक कि वो बरतानवी लॉ के तहत होम डिपार्टमेंट को मेरी इत्तलात के मुताबिक अपील कर सकते हैं कि उनके जो इमिग्रेशन सेक्शन ने जो उनको रिजेक्ट किया है तो वो होम सेक्रेटरी को वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और होम सेक्रेटरी की अपील के बाद भी अगर होम सेक्रेटरी की अपील भी एंटरटेन नहीं होती तो उनके पास इस बात का अख्तियार है कि वो बरतानवी अदालतों से रुजू करें और अपना कोई भी ग्राउंड ले सकते हैं, डेमोक्रेसी की ग्राउंड ले सकते हैं, जो तनकीद वो करते रहे हैं उसकी ग्राउंड ले सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से वो बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं होता तो ये इम्कान भी है और ये ऑप्शन भी उनके पास बदस्तूर है कि कोई अगर तीसरा मुल्क, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, उनको एज स्टेट गेस्ट के तौर पे अपने मुल्क में बुला लेता है तो वो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी दे सकता है। तो वो उनके तीसरे मुल्क के ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इस वक्त मियां नवाज शरीफ के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर सके। उनका जो पासपोर्ट था 16 फरवरी को इस साल वो एक्सपायर हो चुका और पाकिस्तान ने उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की। उनकी दरख्वास्त जो है पासपोर्ट की तजदीद की वो पाकिस्तान एम्बेसी में, पाकिस्तान हाई कमीशन में बरतानिया में जमा करवाई गई थी। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ के हवाले से।
ठीक है, दोस्तों आपको कुछ फाइन। सवाल? इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा इजाफा ये करूँगा कि जो बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन हैं उसके तहत जो हुकाम हैं वो 6 महीने का वीज़ा उसकी एक एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है। अदर देन दैट जो भी इजाफी एक्सटेंशंस हैं वो होम सेक्रेटरी या जो कंसर्न हायर अथॉरिटी है जो इमिग्रेशन को देखती है उसका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो एक्सटेंशन देता है या नहीं। तो मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ को जो इजाफी एक्सटेंशंस मिली हैं अब तक 3 और ये चौथी के लिए इन्होंने अप्लाई किया, वो होम सेक्रेटरी ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात के तहत दी होंगी। अब मसला ये है कि जी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब किस कागज़ पे दें एक्सटेंशन, एक मसला तो ये होगा। दूसरा मसला ये था हुआ होगा कि ये जो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे अप्लाई किया होगा कि साहब अब ये इलाज हो रहा है, गए भी मेडिकल ग्राउंड्स पे ही थे। अच्छा, अब उसमें डायकॉटमी ये है कि इनकी जो सरगर्मियां हैं हॉस्पिटल से बाहर की जी, वो भी होम सेक्रेटरी सोच सकते हैं कि भाईजान आप किस तरह के मरीज़ तो हैं, सही लग रहे हो, हाँ। तो आप इस बुनियाद पे कैसे आप कर रहे हो। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बादशाह की मर्जी है, हाँ। अंडे दे या बच्चे दे, तो इस केस में भी वो हो सकता है। मुझे इसलिए है कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब गए थे उनका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, फिर उसके बाद इवेंचुअली वो बरतानवी शहरी बन गए, पासपोर्ट भी उन्हें मिल गया, लेकिन जो बीच का अरसा था उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं थी उनके पासपोर्ट को, उसके बावजूद बरतानी हुकूमत ने उन्हें रहने दिया। मुझे कंफर्म नहीं है कि इसहाक डार बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं। एजाज से पूछ लेते हैं। एजाज, मेरे पास सच्ची बात है उनकी दोहरी शरीयत के बारे में मेरे इल्म में ओके ओके, मेरा ख्याल ये है कि उनकी दोहरी शरीयत इसलिए नहीं हो सकती कि वो यहाँ वजीर रहे हैं, ये है। अगर वो दोहरी शरीयत होती तो फिर कोई ना कोई चैलेंज कर देता। तो 100% हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका पासपोर्ट भी जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ और वो नवाज शरीफ से बहुत पहले से लंदन में मौजूद हैं, उसके बावजूद वो आराम से रह रहे हैं, उन्हें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये बादशाह सलामत की बेसिकली मर्जी है कि उसका मूड क्या है और वो उसकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस क्या हैं। मुस्लिम लीग जो फाइल करेगी वो अगर मेडिकल की बुनियाद पे फाइल करती है एक्सटेंशन तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे एजाज ने कहा कि सियासी इंतकाम, तो फिर दोनों पोजीशनों में रिकनसाइल कैसे करेंगे कि या तो आप बीमार हैं या फिर आपको सियासी इंतकाम का जो है ख़तरा है। तो पहले आप फैसला कर लें कि आप किस बुनियाद पे दरख्वास्त देना चाहते हैं। ये भी कितना पॉसिबल है एजाज, और ये पेचीदा हो सकती है अगर वो ये कह दें कि जी देखिए मैं आया तो था हेल्थ ग्राउंड्स पर, लेकिन अब ये सियासी असाइलम का मसला बन गया है। हाँ, ये खिचड़ी बन रही है। ये भी तो आप कर सकते हैं ना। अच्छा, एनीवे सॉरी, बहुत शुक्रिया एजाज हमें ज्वाइन करने का। मुझे पता है कि आपको हर जगह से कॉल्स आ रही हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप योर टाइम। अब देखें, अब मरियम औरंगजेब साहिबा का भी इस पे बयान आया है। वो तो जाहिर है कैसे नहीं आएगा, फवाद चौधरी का भी आया है नौकरी कि देखें मतलब या तो पैसे लाओ या तो खुद आओ या तो ये करो। अच्छा हाँ, वो करो। एक बात मैं बता दूं, वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है जी कि उनका पासपोर्ट चूंकि एक्सपायर हो चुका है लिहाजा वो पाकिस्तानी नहीं है। दिस इज रॉन्ग। पासपोर्ट का एक्सपायर होना बिल्कुल एक अलग इशू है, शहरियत का मनसूख होना बिल्कुल एक अलग इशू है। इसको अगर वजीर दाखिला कंफ्यूज कर रहे हैं तो मुझे अजीब सा लग रहा है। बात है। अच्छा, अब जहाँ तक आगे की बात है तो अभी जैसे आपने सुना ये सारी ऑप्शंस हैं इनके पास, और अगर ये कोर्ट को रजू करेंगी तो ये अभी दिनों का नहीं, हफ्तों का नहीं, महीनों का, 1 से 1.5 साल का प्रोसेस ये भी हो सकता है, या मिनिमम 6-7 महीने का। तो 6 महीने का मिनिमम कहीं है, नहीं 1.5 साल तक कहीं नहीं गया। तो अभी ये बहुत ही कबलज वक्त होगा ये कहना कि जी जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो सजे जाएंगे या खब्बे जाएंगे, और शहबाज शरीफ की गाड़ी खराब हो जाएगी या वो इवेंचुअली नहीं होगी, और नून लीग के बयानिए का क्या होगा। एक तो मुझे नफरत हो गई है इस लफ्ज से, लफ्ज से नफरत हो गई है, मजाक के अलावा। बॉटम लाइन है कि अभी 3-4-5 दिन हेडलाइंस यही रहेंगी, टॉक शोज यही रहेंगी, कुछ दिन की शोर है और फिर शांति। एक वक्फा ले।
कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। ये जॉन साहब की लाइन है, लेकिन मुझे ये इसलिए याद आ रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से ख़बर आ जाती है कि फ़लाँ अक़लियती रुकन पाकिस्तान का वो किसी ने मार दिया, फ़लाँ इबादतगाह को मिसमार कर दिया गया, फ़लाँ अगवा हो गया। कल भी ऐसा ही कुछ मसला हुआ था। आज सादिकाबाद का एक नवाही इलाक़ा है, रहीम यार ख़ान की तहसील सादिकाबाद, और सादिकाबाद का एक नवाही इलाक़ा है भोंग। वहाँ पे जो मंदिर है कल उसमें तोड़ फोड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं गुलजार अहमद साहब, उन्होंने जो पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह और पीटीआई के मेंबर हैं डॉक्टर रमेश वेंकवानी, उनसे मुलाकात के बाद इस वाक़े का अज़ खुद नोटिस लिया है। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और वेंकवानी साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ट्वीट किया है कि मैंने आईजी को ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि जो मंदिर टूटा है या तोड़ फोड़ हुई है उसकी मरम्मत का जो काम है वो भी शुरू हो रहा है। जी, और ये उस वक्त शुरू हुआ है, सॉरी जस्ट टू ऐड, कि ज़ाहिर के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ली, लेकिन सुओ मोटो से पहले वज़ीर आला पंजाब ने भी मतलब वहाँ पर यही एक्शन किया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कम अज़ कम मंदिर की मरम्मत हो रही है। और ज़ाहिर है कि वहाँ पर रेंजर्स और हुकूमत पंजाब की स्टेटमेंट के मुताबिक वहाँ पर रेंजर्स और मज़ीद नफरी भी तैनात की गई है। जहाँ तक जिन पस लोगों मंज़र ने मैं बता देता हूँ कि कल जो हुआ है यहाँ, ये असल वाक़या जो है वो ये हुआ है कि कुछ दिन पहले हिंदू बरादरी का एक 9 साल का बच्चा था जिसके बारे में जो एक मदरसा है मकामी भोंग का, उसके हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस को एक FIR कटवाई 295A के तहत, जिसमें मजहबी जज्बात मजरू करने के मुतालिक ये FIR है। इल्ज़ाम ये था कि इस बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने मदरसे के बाहर जो है वो पेशाब किया है। पुलिस ने छानबीन की होगी, फिर मकामी अदालत ने ये 9 साला बच्चा जो है इसको ज़मानत दे दी। ज़मानत की ख़बर फैलते ही वहाँ इश्तियाल फैल गया। हिंदुओं की वहाँ दुकानें हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 80 से 100 के लगभग घर हैं, उन पे हमले शुरू हो गए, मुजाहरे शुरू हो गए, और फिर ज़ाहिर है हिंदुओं ने जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जो अक़लियती बरादरी के नुमाइंदे थे उन्होंने मदरसे के मुंतज़मीन से माज़रत भी की और ये भी कहा कि बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। मगर ज़मानत के बाद हंगामा आराई शुरू हुई। एक वर्जन तो ये है। दूसरा वर्जन ये है कि ये मामला सुलट गया था, लेकिन सुमर बरादरी के कोई साहब थे, उनका किसी हिंदू दुकानदार से कारोबारी झगड़ा हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने इससे फ़ायदा उठाते हुए मनाफरत की आग को भड़काने की कोशिश की। हमारे जो डॉन के रहीम यार ख़ान के कॉरस्पॉन्डेंट हैं इरफान मलिक, वो हमारे मौजूद हैं। इरफान, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों वर्जन हैं झगड़े के सबब के, झगड़े की जड़ के, पहले तो ये बताइए इसमें से असली वर्जन कौन सा है और आज क्या सूरत हाल है, किस हद तक नॉर्मल सी की तरफ वापस आ रही है? जी खान साहब, आपने 2 सवाल किए हैं। पहला तो ये है कि जो आपने पूछा कि दोनों वर्जन में से जो सच्चा है वो कौन सा है, हकीकी कौन सा है, इस बारे में तो जी जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, वही तहकीक करके सही तरीके से बता सकती है। लेकिन मेरी जहाँ तक वहाँ के कुछ 1-2 मुकामी लोगों से बात हुई और एक हिंदू बरादरी के जो हुकूमती ओहदेदार हैं मिनॉरिटी विंग के, उनसे भी बात हुई जी। तो उन्होंने बताया कि ये मामला जो बच्चे का था और उसके बाद जो जमानत हुई, उनका कहना था कि उसके बाद सुमरो बरादरी के कोई साहब हैं, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे जज्बात भड़काने वाली कुछ पोस्टिंग की और उसके बाद ये जो मामला है कल वाला, ये सारा जो है वो उसके बाद ये जो मुजाहरे शुरू हो गए जी। और दूसरी बात आपने पूछी है आज की वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से,
उसमें ये है कि आज बिल्कुल जो है जी वो रात को जो है वो पुलिस और रेंजर्स की नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई थी, और उसके बाद जो आज बिल्कुल वहाँ पे सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थी। बाजार भी खुले हुए थे, अलबत्ता जो हिंदू बरादरी की दुकानें हैं वो बंद थी, और उनके जो घर हैं उनके बाहर भी पुलिस तैनात थी। जी खान साहब। अच्छा इरफान भाई, मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चे के खिलाफ तो 295A का पर्चा किया गया था। जिन लोगों ने मंदिर पर हमला किया कल, और ना सिर्फ हमला किया, बाय द वे वसत ये भी सुनने को आया है कि बकायदा फेसबुक लाइव पर इसको स्ट्रीम भी किया, और अगर आप ये जो स्टिल्स देख रहे हैं हमले के जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो कोई मुंह छुपाने की जहमत नहीं की, कोई किया, कोई चादर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? हाँ। बिल्कुल, उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? FIR अगर दर्ज हुई है तो कौन से दफात की, और क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक इरफान साहब? जी, सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूं कि जिस तरह मेरी कल वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो लोगों से बात भी हुई, और मैंने जो मालूमात इकट्ठी की, उसमें यह है कि सबसे पहले जो मुश्तिल मुजाहिरीन हैं उन्होंने वहाँ पे पूरी मार्केट जो बाजार है वहाँ पे मुकामी उसको बंद करवाया। उसके बाद उन्होंने वहाँ भूंग से करीब ही तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर जो M5 है सखर मुल्तान मोटरवे वो गुजर रही है। उसके बाद उन्होंने वहाँ का रुख किया और वहाँ पे जाके जो है वो दोनों जो अतराफ पे जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वहाँ पे ये इतलात हैं कि जो तहसील इंतजामिया है सादकाबाद की और जो तहसील पुलिस के हेड हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए कि आप जो रोड ब्लॉक ना करें और खोल दें, लेकिन इतलात के मुताबिक वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। और उसके बाद फिर जो है वो बिल्कुल शाम के वक्त असर के बाद वो लोग जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने जो है वो मंदिर में दाखिल होकर वहाँ पे तोड़ फोड़ की और उसको नुकसान पहुंचाया। तो उसमें जहाँ तक मैंने बात की है जिम्मेदारान से, तो उसमें ये है कि पुलिस के जो जराए हैं मेरे, उसमें ये है कि वो कह रहे थे कि अगर ये पुलिस टाइमली वहाँ के SHO और DPO जो हैं जिले, वो टाइमली ये सारी सूरत हाल को इसको देख लेते, मैनेज कर लेते, तो इतना नुकसान ना होता। इसमें मैं कहूँगा कि पुलिस की जो है वो भी नाअहली सामने। अच्छा, कई घंटे का जाहिर है ये था, पुलिस चाहती तो रोक सकती थी। उसकी एक वजह शायद ये भी बताई जा रही है कि शायद कोई यौम शोहदा था पुलिस का, तो पुलिस वाले कहने लगे हम उसमें लगे हुए थे तो हम इसलिए हो गया। उसमें भी पुलिस जो है ना जी वो मुकामी सतह पे जो है वो रहीम यार खान में वहाँ पे टाउन हॉल में उनका कोई फंक्शन था यौम शोहदा के हवाले से। इसका मतलब सारी पुलिस पहुंच जाती है फंक्शन में, पीछे कुछ भी हो जाए? बस ऐसी कोई सूरत हाल थी, लेकिन ये कंट्रोल किया जा सकता था मामला टाइमली। लेकिन उसमें जो है जी वो आज ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो SHO भोंग पुलिस स्टेशन है जाम एजाज लाड़, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा। तो इसलिए ये जो सूरत हाल बनी सारी, ये मैं समझता हूँ कि ये लापरवाही की वजह से भी ये सारा। अच्छा इरफान, तारीखी तौर पे ये रईस फैमिली है, वहाँ की बड़ी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और ये बज़ाहिर बड़ा पुरअमन इलाका रहा है। भोंग की मस्जिद देखने पूरे पाकिस्तान से लोग भी जाते हैं वहाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या उस जो फैमिली है उसका असर और रसूख भी ढीला पड़ गया है? किस तरह के वाक़यात? जी खान साहब, ये बड़ी अहम बात की आपने। ये रहीम यार खान जो है, ये पूरा ज़िला ही जो है ना जी, ये तमाम बरादरियों का, तमाम मज़ाहिब का ये शहर अमन का गहवारा कहलाता है। कभी भी यहाँ पे ऐसा मामला नहीं हुआ और भुंग में भी यही सूरत हाल थी। आपने बात की है रईस फैमिली की, तो रईस फैमिली जो है वो खासे पॉलिटिकली भी असर है, लेकिन उसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनके आपस में कुछ फैमिली मामला तनाज़ात इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज मेरी एक उनके फैमिली मेंबर से बात हुई, उसने अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहा, तो उन्होंने कहा जी कि अब सब सरदार हैं अपने अपने घर में और वहाँ के जो लोग हैं वो इनके किराएदार भी हैं जो, या इनकी जो रियाया है वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। मतलब कोई भी बात इनकी, वरना ये एक जो है ना जी, एक ही मतलब कह लें कि अपना
इनके हुक्म पे जो है वो सारे का सारा शहर इनकी बात मानने को तैयार होता, तो ऐसी सूरत हाल भी है। अच्छा इरफान साहब, सॉरी वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन FIR और गिरफ्तारियों का पूछा था, अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? जी राज साहब, आपका सवाल बड़ा अहम है। ये उसमें यह है कि आज मेरी DPO से भी बात हुई, तो असद सरफराज साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप को मेरा जो स्पोक्स पर्सन है वो सारी तफसीलात बता देगा, लेकिन बाद में उन्होंने शायद मालूमात शेयर करना दोबारा नहीं किया। मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा जी कि 3 मुख्तलिफ FIRs हुई हैं भोंग पुलिस स्टेशन में, और लेकिन पुलिस ने उसको कंफर्म नहीं किया। उसमें तीनों में जो है जी वो मोटरवे बंद करने वाली और मंदिर को उसमें तोड़फोड़ करने वाली और बाजार बंद कराने वाली, ये 3 मुख्तलिफ हुई हैं। ठीक है। और लेकिन ये पुलिस कंफर्म नहीं कर रही, और अभी तक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। कल पंजाब के ज़िले रहीम यार खान में एक हिंदू मंदिर को मिसमार किया गया, हम इसी पर बात कर रहे हैं। तोड़फोड़ हुई और अभी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश वनक्वानी साहब, PTI के MNA एंड पेट्रन इन चीफ हिंदू पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। वनक्वानी साहब, जैसे ही ये वाक़या हुआ, जाहिर है कि ये आपने इस पर नोटिस भी लिया, आपकी अटेंशन तक आया, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर खुद नोटिस भी लिया है। थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि आपके उनके साथ क्या गुफ्तगू रही? शुक्रिया। मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माजी की रवायत को कायम रखते हुए आपने दोबारा जो है वो ऐसे इश्यूज को दोबारा हाईलाइट किया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस हवाले से। जवर साहब, इशू ये है कि ये माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, कभी उन चीज़ों के ऊपर सज़ा नहीं हुई, मगर लास्ट टाइम जब टेरी का वाक़या हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इसके ऊपर बाकायदे सीरियसली एक्शन लिया, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर जो है इन सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा भी जाए और इनसे मंदिर का नुकसान भी भराया जाए। मगर टेरी की पुलिस ने गिरफ्तारियां तो की, चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छे थे, IG साहब अच्छे थे, उन्होंने गिरफ्तारियां हो गई। गिरफ्तारियों के बाद जो है दोबारा सुलहनामा हो गया, मगर आज तक उनसे पैसे नहीं भराए गए। अच्छा। अगर पैसे भराए गए होते तो आज ये मसला दोबारा, ऐसे मसले मसाइल जो है वो दोबारा यहाँ पे नहीं आते। एक तो इशू आज चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात में मेरा ये भी हुआ कि उन्होंने टेरी के बारे में भी पूछा, इस हवाले से भी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जो है वो ये इशू है और क्या कैसे हुआ है। मैंने उनको वीडियो भी बताई कि ये वीडियो है, ये 24 तारीख को ये मैटर हुआ है, और 24 तारीख से एक 8 साल के बच्चे की ऊपर जो है वो ब्लेस्मी की FIR कट जाती है, 295 की FIR कट जाती है। कभी जो है वो घोटकी के अंदर जो है एक मासूम बच्चे की मुद्दत में जो है वो उसकी शादी के ऊपर, 7 साल के बच्चे की शादी के ऊपर एक प्रिंसिपल नौतन लाल के खिलाफ FIR कट जाती है कि इसने बेहुरमती की है, और कभी यहाँ पे उल्मा आके 8 साल के बच्चे हिंदू के खिलाफ FIR कट जाती है। कब तक मिसयूज ऑफ ब्लेस्मी लॉ चलेगा? अगर हमें इंटरनेशनली ये पूछा जाता है कि भाई ब्लेस्मी लॉ, जब यूरोपियन यूनियन में बात होती है, इंटरनेशनली पूछा जाता है, तो कहते हैं कि भाई कौन कहता है कि जो है वो हर मजहब की इज्जत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, मगर कम से कम हर मजहब की जो है वो रेस्पेक्ट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि आप अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के साथ होता है तो 295C में आता है नॉन बेलेबल, और अगर नहीं आए, उसमें नहीं है, तो फिर आप तो और कोई मजहब है तो आप उसको 295 और 295A में लें और बेलेबल हो जाए। और मिसयूज भी हो, 8 साल के बच्चे को मतलब 2-3 साल के लिए जेल में रखना। दूसरी चीज, उस चीजों को मैंने रफा दफा किया क्योंकि मैं 5 अगस्त की वजह से कश्मीर के इश्यूज में काफी बिजी था। मैंने अपनी कम्युनिटी को भी कहा कि ये रफा दफा मसला हो गया, 3-4 दिन हमें तकलीफ लिखी हुई थी, छोड़ दें। कल रात को 11 बजे, माना 3 तारीख रात को 11 बजे, ये जो रिजवान सुमरो बच्चा है, इसका एक मेघवार कम्युनिटी का लड़का है सोनार, उसके साथ कोई तनाजा था।
उसने उसी आड़ में उस बंदे के ऊपर जो है वो आके ऐसी इंतशार फैलाया। जैसे इंतशार फैलाया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नोटिस में हम लेके आए कि ये इशू हुआ है। उन्होंने सुबह 11 बजे उसको गिरफ्तार किया। 11 बजे जैसे उसको गिरफ्तार किया है तो उसका एक दोस्त है गोपांग, उसने उसको बताया, जो एमपीए है लोकल बकौल डीपीओ के। मैंने डीपीओ को कहा कि बगैर पोस्ट के वो यहाँ से रवाना कैसे हुआ जी। बगैर पोस्ट डिलीट किए। डीपीओ मुझे बताता है कि मेरे पास रईस जो वहां का एमपी है वो बहुत असर रखा है। उसने कहा कि ये बंदा मुझे दो आप, और मैं से ये डिलीट भी कराता हूं और मैं मामले को कंट्रोल करता हूं, नहीं तो मामला जो है वो सीरियस होता जाता है। मैंने उसकी जाती शख्सी जमानत, उस एमपीए की शख्सी जमानत के ऊपर मैंने जो है वो उस बंदे को छोड़ा है। मगर छोड़ने के बाद वहां पे गोपांग एक और पोस्ट करता है। उस पोस्ट के बाद 25 बंदे 3-3:30 बजे जो है वो हाईवे के ऊपर आ जाते हैं। मैं मुसलसल आईजी, एडिशनल आईजी, चीफ सेक्रेटरी, मतलब 1 बजे से लेके तो मैं बार बार उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। पता नहीं कितनी मरतबा मेरी एडिशनल आईजी से बात हो रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमने इतना आपसे कंप्रोमाइज किया, आपने 8 साल बच्चे के खिलाफ एफआईआर काटी, फिर भी मैंने कहा ये चीज हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। एक इंप्रेशन हमारे मुल्क का खराब जाता है। वैसे ही हमारे ऊपर कभी फेट है, कभी तो पुलिस कितने घंटे बाद पहुंची वहां पे जहां ये सब हो रहा था? देखिए सर, पुलिस वहां पे जो पहुंची है वो थोड़ी बहुत पहुंची, मगर 50-100 लोगों के, आपको पता है यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से पुलिस भी डरती है, तो वो पुलिस वहां से भाग गई और आखिर वो मंदिर के अंदर 100 बंदे एंटर हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से तोड़ा है और फेसबुक के ऊपर और कोई वीडियो नहीं बना रहा है, ये खुद वीडियो बना रहे, फेसबुक पे खुद लाइव इन लोगों ने ट्रांसमिट किया है। इतना दिलेरी से काम किया है क्योंकि इनको पता था कि इनको पता, हाँ, हस्बे मामूल इनको अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो वो आर्जी किस्म का ही होगा। यहाँ पे वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वक्फानी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है डॉक्टर रमेश मनकवानी साहब से। मनकवानी साहब, जो अभी बात आप कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह के हमले होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्शन भी लिया जाता है, कभी कभी सुओ मोटो नोटिस भी लिया जाता है। अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने भी खुद इसके ऊपर नोटिस लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मुल्ज़िम होते हैं उनको कोई पनिशमेंट एज सच नहीं मिलती। तो मैं कुछ जो वाक़े हैं मेरे सामने पिछले 1.5 साल के, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर आप हमें बता सकें कि इनके ऊपर क्या, इसके बाद क्या रद्द अमल हुआ, क्या गिरफ्तारियाँ हुई, क्या कार्रवाई हुई। जनवरी 2020 में चाचरो सिंध में माता रानी मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। कृष्णा मंदिर जो है इस्लामाबाद में जुलाई 2020 में शायद, वहाँ पर भी ऐसा होता है। फिर अगस्त 2020 में हनुमान मंदिर जो है लियारी में, कराची में, वहाँ पर फिर श्री रामदेव मंदिर बदीन में, माता रानी मंदिर नंगर पाकर में, तेरी की तो आपने अभी बात की। और फिर इसी साल 28 मार्च को मेरा ख्याल है एक 100 साला मंदिर थी रावलपिंडी में, वहां पर भी ऐसा हुआ। 7 वारदातें हैं जो मेरे सामने। मैं अभी सिर्फ मंदिरों की बात कर रहा हूँ, मैं वो उस वाक़े की बात नहीं कर रहा जो अभी हाल में ही थर पार्कर में जो हुआ था, और इस तरह के जो होते रहते हैं। रमेश भाई, इनमें क्या हुआ, क्या कोई नतीजा निकला इसमें से? देखिए, पहली चीज तो ये कि इन सारे मंदिर के केसेस को मैंने ही फॉलो किया है, और ज्यादातर तो गिरफ्तारियां होती नहीं है। गिरफ्तारियों से पहले ही इतना प्रेशर, इतना खौफ का माहौल पैदा किया जाता है, जैसे आज का मैटर है। और आज के मैटर में भी पता नहीं कहां से फोन आ गए हैं, कम्युनिटी को फोन आ गए हैं कि डॉक्टर रमेश के आप पीछे चल रहे हैं और इस तरीके से आपको रहना यहाँ पे है, स्टेट आपको कब तक प्रोटेक्शन देगी, जो हो गया बस उसको रफा दफा। कार्रवाई हुई, जरा फर्दर बता दें, 7 केसेस में क्या कार्रवाई हुई? कहीं पे भी कोई कार्रवाई एक्सेप्ट टेरी के टाइम पे सनाल अब्बासी साहब आईजी थे,
और कासम नियाज साहब जो चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों कमिटेड बंदे थे और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर 300-400 लोगों को गिरफ्तार किया अगेंस्ट पॉलिटिकल विल। मगर गिरफ्तारी के बाद इतना प्रेशर था जिसकी वजह से उन लोगों को दोबारा माफ करना पड़ा और उनको रिहा करना पड़ा विथ ये डायरेक्शन कि आप उनसे पैसे भराएंगे कि कम से कम वो दोबारा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं समझता हूं अभी टेरी मंदिर के अंदर दोबारा उनका इंटरफेयर लोगों का शुरू हो गया है, उनसे पैसे भी नहीं भराए गए। जो हमें कहा गया था कि भाई आप इनको माफ करें, अभी वो नहीं कहेंगे, वो अभी कुछ भी आपको नहीं कहेंगे, मगर दोबारा जो है वो इस किस्म की खौफ की माहौल वहां पे भी पैदा हो रहा है। मैं आज इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि अगर कल्प्रिट्स को अगर माफ किया गया, चाहे कितने भी प्रेशर के आने के बाद, और अगर उनसे पैसे नहीं भराए गए, तो ये वाकयात आपकी लाइफ पे दोबारा आते जाएंगे और इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली। अच्छा, नॉर्मली प्रेशर की, नॉर्मली जो आप बता रहे हैं प्रेशर्स की वजह से ये सब होता है, प्रेशर आमतौर पे किस तरफ से आता है? किससे नहीं आया है? आप एडमिनिस्ट्रेशन अपने बचाने के लिए आती है, पॉलिटिकल बंदे अपने बचाने के लिए आता है, हर जगह से इतना प्रेशर आता है। मैंने टेरी के मामले के अंदर, सिंध के अभी जो ये बंदा जिसको मैंने गिरफ्तार कराया, जिसने जबरदस्ती जो है कहा कि भगवान को आप गालियां दो जी। और जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो, उसके ऊपर उसको मैंने गिरफ्तार कराया। अब पूरी कम्युनिटी के ऊपर वो प्रेशर, उस बंदे के रिश्तेदारों का, ये वो, उसको आप आजाद करें। मैंने कहा नहीं, अब नाउ इनफ इज इनफ। मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी भी जो है थोड़ा हिम्मत का काम ले। मैंने आज अपनी रहीम यार खान की पूरी कम्युनिटी को भी ये कहा है कि आखिर कब तक इस तरीके से मूर्तियां तोड़वाते रहेंगे? किस तरह, हमसे भी भगवान किसी टाइम पूछेगा कि आपको हमने भेजा कि आपने उसकी अच्छा, जो वो जो आपने जो अभी साहब की बात काट रहा हूँ, अभी जो आपने जो थरपारकर के वाक़े का जिक्र किया, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं और मैं खुद इस पर मालूमात अभी नहीं लिया आज, अभी वो बंदा कहाँ है जो जी? अभी तक पुलिस कस्टडी में है, अभी तक पुलिस और पुलिस ने, हाँ, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मैंने ही उसकी एफआईआर के लिए कहा था और मैंने कहा स्टेट काटे। कल भी मैंने अपना डीपीओ को कहा, मैंने कहा स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट काटे। उस दिन भी मैंने कहा स्टेट काटे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की रिक्वेस्ट के ऊपर, मगर ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर आज मुझे थोड़ा सा तजब जरूर है कि अभी तक गिरफ्तार, देखें बात ये, अब रहीम यार खान में डीपीओ तो अच्छा बंदा है, मगर डीपीओ के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। वहां पे कोई एजेंसी की कोई मतलब एक कोई कमेटी बनी हुई है जो डीएससीसी जब तक उसको क्लियर नहीं करती वो कुछ कि भाई नहीं ऐसे गिरफ्तार कुछ नहीं कर सकता। अगर गिरफ्तारियों के बाद टेंशन बढ़ता है तो कहते हैं कि पुलिस ने ऐसे एक्शन ले लिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें सोसाइटी को, जवार आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आनी थी, मैं आर्ग्यू कर रहा था, उस जजमेंट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा था कि हमें करिकुलम चेंज करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान सही है, जाहिर है लॉन्ग टर्म साहब वक्त खत्म हो रहा है, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी। देखिए बॉटम लाइन मुझे पता है क्या है, करिकुलम अपनी जगह, हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म चीज है। नहीं, वो लॉन्ग टर्म की चीज है, कानून का डायरेक्ट सर, दैट इज ऑल। ठीक है, जब भी कोई वाकया होता है, जैसे मोटरवे रेप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, या नूर मुकद्दम, पहला हमारा नारा होता है चौक में फांसी दो, कि पनिशमेंट को सिवियर करो। सर पहले आप पनिशमेंट को सर्टेन तो करो, सिवियर आगे की बात। लोग कानून क्यों तोड़ते हैं और फेसबुक लाइव पर सर क्यों मुस्कुराते हुए क्यों तोड़ते हैं? उस वक्त तोड़ते हैं जब आपको पता है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं। कानून तोड़ने का बाकायदा एसओपी है, और एक दफा आपने तोड़ दिया, आपके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कल कुछ और करोगे। ये एक रूल ऑफ नेचर है सर, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल जुमा है, कल आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।